कि वहाँ पे जापानी गाड़ियाँ कम यूज़ करते हैं, या उन्होंने उनका भी बिजनेस है, या जो पाकिस्तानी जो फॉरेनर जो पाकिस्तानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो यूज गाड़ियों की एक्सपोर्ट है वो 95% मेरे ख्याल में, आई एम नॉट एक्सपर्ट। ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो इकट्ठे आगे पीछे वो जी। स्टार्ट उनका हुआ। आज जापान जो दुनिया की मजबूत तरीन कौम है, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से। तो जाहिर है जितनी आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी मैनेजमेंट भी चाहिए, उतने आपको रिसोर्सेज चाहिए, फूड चाहिए, सिस्टम चाहिए, सारा कुछ। उनका जो स्टैंडर्ड है टीचिंग है वो 3 से 7 8 साल तक जो है ना वो 100% से। असल में सिस्टम आपका जो सवाल है ना वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा है। एज ए कौम मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम सबसे बेस्ट है। ये वो रहते हुए लीगल सिस्टम में तो वो इंतहाई हेल्पफुल है, हेल्पिंग हैंड्स है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड है। तो नेगेटिव फैक्टर्स कौन से हैं कि जो आप देखते हैं कि ये नेगेटिव फैक्टर्स अगर इनमें ना हो तो क्या बात है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये है कि नेगेटिव फैक्टर भी उनका पॉजिटिव से निकला है। जो डिफरेंट कैटेगरीज है वीजे की, मिसाल के तौर पे अगर आप विजिट पे जाना चाहते हैं तो आपका पर्पस विजिट है, फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एम्बेसी के पेजेस पे उसकी रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट इमरान ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम गपशप में हम मुख्तलिफ दोस्तों को बुलाते हैं, उनसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जापान। जापान का तर्ज ज़िंदगी क्या है और जापान की तरक्की के राज क्या है, और हमारे जो पाकिस्तानी जापान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कौन-कौन से कारोबार से मुंसलिक हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नदीम अकबर चट्टा साहब, जो जापान के एक मारूफ ताजिर हैं, वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे इसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम इमरान भाई। क्या हाल है नदीम भाई, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्रोग्राम गपशप में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नदीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जापान का तो हमने तारुफ़ करवाया कि माशाल्लाह जापान की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है। पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? कहाँ पे आपकी तालीम हुई? कहाँ पे आपने ज़िंदगी गुज़ारी? और फिर कब आप जापान गए? जी बेसिकली मेरा ताल्लुक अलीपुर चट्टा से है माशाल्लाह। और डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला। तो बाय बार मैं कोट बागा साहब गाँव था वहाँ से हूँ। तो लेकिन बचपन से हम अलीपुर चट्टा में आ गए। तो अभी हालिया लाहौर में मुकीम है। ठीक हो। तो 2002 में ये मेरी ओवरसीज की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, माशाल्लाह। 2002 में मैं साउथ अफ्रीका गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने हार्डवेयर की इंपोर्ट का काम शुरू किया। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो बस इत्तेफाक इस तरह हुआ कि एक दोस्त आए जापान से वो गाड़ियों का काम करना चाहते थे। ठीक है। तो उनके साथ फिर मैं डरबन गया। डरबन एक पोर्ट है जहाँ पे गाड़ियों का काम जी, होता जी, है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे 2004 में मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। माशाल्लाह, यानी गाड़ियों का काम। गाड़ियों का काम, साथ पार्टनर थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, जी, जी। दोस्त हैं बल्कि। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई। 2004 में मैं फर्स्ट टाइम जापान गया विजिट पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहां से फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ। हम जापान से गाड़ियां इंपोर्ट करते थे, फिर साउथ के नेबरिंग कंट्रीज में जी, जी, अफ्रीकन उन्हें री कंट्री। एक्सपोर्ट करते थे। ज़बरदस्त। तो 2008 में फिर मैं क्योंकि कुछ मसाइल थे इंपोर्ट में, तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद वहां जाऊं तो हम खुद अपनी जो इंपोर्ट है खुद करें वहां से एक्सपोर्ट, तो उसमें वो थर्ड मैन जो है वो माइनस हो जाएगा ज्यादा फायदा। कमीशन एजेंट बीच में से निकल जी। जाएगा। तो मैं एज ए इन्वेस्टर वीजे पे वहां पे मैं गया 2008 में। ज़बरदस्त। तो 2008 से लेके अभी तक वहां पे ये गाड़ियों की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। साथ मेरे पार्टनर हैं। तो शुरू से जितने भी साथ मिलके जो भी चले हैं जी, जी। वो मेरे पार्टनर कम और दोस्त कम और भाई ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सब ने हमेशा प्यार तामुन किया है। ज़बरदस्त। हम सब मिलके इस स्टेज पे। यानी माशाल्लाह 2008 से फिर मुसलसल आप जापान में ही जी हैं? 2008 से लेके अभी 2024 है एट द एंड ऑफ। हाँ जी। तो जापान में वो फिर एक्सपोर्ट कर रहे फिर हैं। वापस साउथ अफ्रीका नहीं गए आप?
मैं साउथ अफ्रीका में जाता रहा हूँ 2009 10 12 तक रेगुलरली। अच्छा। फिर एज सच वहाँ इधर काम था, तो इसलिए वहाँ कम गया हूँ। फिर जापानियों ने आपको अपना ही कर लिया। हाँ, नहीं, अपने फिर 2020 में गया हूँ वहाँ पासपोर्ट यानी अब रिन्यू कराने। यानी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हाँ जी, जापान के होके रह गए। जी, फिर जापान में वो मसरूफियत इस तरह की थी चले माशाल्लाह। कि फिर तो माशाल्लाह नदीम नदीम भाई, ये फिर आपने बताया कि गाड़ियों का यानी शुरू से फिर गाड़ियों की फील्ड में आपको इंटरेस्ट था आपका गाड़ियों से रिलेटेड, या बस एक बिजनेस लाइन चली और उसी लाइन पे फिर आपने? एज सच ये सोचा नहीं था। अच्छा। एक चीज सोची थी जब मैं पाकिस्तान से गया क्योंकि था। गाड़ियों का अक्सर हमने देखा है कि जो भी जी, गाड़ियों लाइन में आते हैं उनका इंटरेस्ट होता है किसी न किसी तरीके से कि ये गाड़ियों का काम करना। जब मैं पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका गया था तो एक मेरे जहन में था कि मैंने करनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, माशाल्लाह। चाहे देर से हो, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो मैं इस फील्ड में जाऊं। तो अब आगे से जो रास्ते बनते गए हैं, ये फिर मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से है। जो ऐसा सच प्री प्लान नहीं था कुछ जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का नदीम भाई आपने नाम लिया, भी। जी, अब ज़ाहिरी तौर पे देखो तो ये बहुत एक महंगा और बहुत मुश्किल प्रोसीजर, जी, क्योंकि इसमें दो मुल्कों के बिल्कुल। बॉर्डर्स अटैच होते हैं, जी, डॉक्यूमेंटेशन होती जी, है जी। मुख्तलिफ चीज। तो देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है, तो आपने कैसे इतना मुश्किल डिसीजन किया यार मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं जाना? असल में मेरा ये था कि कोई भी जो काम है ना, वो इंसान जब स्टार्ट करता है, अगर अदा करता है, तो अल्लाह ताला चीजें आसान कर देता है। बेशक। तो कम से कम टारगेट तो बंदे का जो क्या बात है, होना चाहिए। बहुत आला चीज। तो उसमें फिर जो टारगेट बंदा बनाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो उन लोगों से मिलता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो फिर वे आउट हो जाता है कि किस तरह करनी है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यानी कि वो जब अब मेहनत करते हो तो फिर हाँ अल्लाह ताला आपके खुद रास्ते आसान कर जी, देता है। और दूसरा मेरे जहन में ये था कि शायद मे भी मैं रॉन्ग हूँ कि ये एक फास्ट ट्रैक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हम्म। गो इसमें जाना जरा मुश्किल है, लेकिन ये जो है ना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रेस में। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से माशाल्लाह। तो वो अल्लाह ताला ने वो रास्ते अल्लाह ताला ने बनाए। फिर जब नियत की, जो सोचा, जो शौक रखा, जो टारगेट रखा, जी, उसको आपने अचीव किया? ये बस इतना टारगेटेड तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब मेरे बस में था, जो अल्लाह ने तो आपके जो लिखा अल्लाह हुआ ताला था ने लिखा हुआ था। वो आपने अगर हम हासिल अपने से बड़े बिजनेसमैन को देखें तो हम सोचते हैं हमने टाइम जाया किया है। किया। अच्छा। अगर छोड़ अपने से नीचे वाले को देखे हम समझते हैं हम बड़े सक्सेसफुल हैं। शुक्र अल्लाह ताला का, तो फिर मैं समझता हूँ बस जो भी किया पॉजिटिवली किया। माशाल्लाह। तो इसलिए शुक्र है अल्लाह का कि इस तरह का कोई गिल्ट नहीं है कि अल्लाह ताला ने मदद की और पॉजिटिव तरीके। लेकिन बाज दफा कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं इनफैक्ट, हम्म, तो वो कोई कंफ्यूजन अगर हो हम्म। तो वो आपसे मोहब्बत की वजह से आप पे थोड़ा सा कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि नफरत से नहीं, जबरदस्त। किसी के साथ चीटिंग और ये इस तरह का नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी, तो नदीम साहब, एक चीज जो जापान से रिलेटेड जब भी कोई बात आती है किसी भी कंट्री में, जी, तो एक चीज कि वहां पे गाड़ियों का बिजनेस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या है कि वहां पे जापानी गाड़ियां कम यूज करते हैं, या उन्होंने उनका भी बिजनेस है, या जो पाकिस्तानी जो फॉरेनर्स हैं पूरी दुनिया में यानी जापान से गाड़ियां जाती जी, हैं, जी, जिधर देखें जापानी गाड़ी जी, जापानी। जी। इसके बारे में जरा हमारे देखने वालों के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि क्या वजह है कि हर बंदा जापान में गाड़ियों का बिजनेस करता है। एक्चुअली जो जापान है वो जापानीज जो है वो पायनियर है इस इंडस्ट्री के, बिल्कुल ठीक है। यानी गाड़ियों के। ये तीन मुल्कों में कंपटीशन माजी में रहा है, जापान, जर्मन और अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जो जापानीज हैं, ये इनका जो स्टैंडर्ड है, मेयार, और इनकी जो वो चीज़ों को सिंपलिसिटी भी साथ साथ है, हम्म, ड्यूरेबिलिटी भी है, हम्म। और इनकी जो एक स्टैंडर्ड है मेंटेनेंस, जी जी। उसमें ये गाड़ियों में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे थे। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पीछे हो गए और गाड़ियों में इनका वो चल रहा है। तो इनकी गाड़ियां जो है जापानीज मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां, वो वर्ल्ड वाइड पसंद भी बड़ी की जाती बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। क्यों उसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हम्म, तो इसलिए उन्होंने वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। ये टोयोटा कंपनी है, होंडा है, मज़दा है, इस तरह हम्म, जो निसान है, आइनो है, मित्सुबिशी है। हम्म। तो इनका एक स्टैंडर्ड है। ये सारे जापानीज कंपनी। ये सब जापानीज कंपनीज हैं। ठीक है।
तो सबारो है, इस तरह और कंपनीज हैं। तो ये इन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना मेंटेन रखा हुआ है वर्ल्ड वाइड कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग प्रेफर करते हैं जापानीज गाड़ियों को। बिल्कुल। तो दूसरा जो पाकिस्तानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो यूज गाड़ियों की एक्सपोर्ट है वो 95% मेरे ख्याल में, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई थिंक 95% वो हमारे पाकिस्तानी भाई एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में करते हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्री हमारे 95% बहुत बड़ा जी नंबर है। 90 to 95% मेरे ख्याल में 90% एटलीस्ट वाह, ये हमारे भाइयों के पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी यानी वर्ल्ड कि पूरी वाइड दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वो जी। वहां से गाड़ियां ये भेजते हैं। कुछ श्रीलंकन करते हैं, चंद एक और हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये हमारे पाकिस्तानी के। तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों की। जी मार्केट तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मार्केट है। जापान जो है तो थ्रू आउट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी कंट्री में कोई गाड़ी ज्यादा पॉपुलर है, किसी कंट्री में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो यानी क्योंकि हमारे ये जो हुकूमत की पॉलिसीज है उनके मुताबिक सिर्फ जो यूज्ड गाड़ियां 5 साल वाली वो आती हैं। वो भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं कि आप ये ला सकते हैं गिफ्ट स्कीम में, और एक बैगेज ट्रांसफर को इस तरह का होता है। तो ये जिग जैग तरीके से ही है, बकायदा गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है कि गाड़ियां इंपोर्ट हों। तो वो उस स्कीम में यानी आती है। मोटिवेट नहीं करते, डिस्करेज करते हैं हम हमारी नहीं, हमारे यहाँ कंपटीशन है ना, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जैसे टोयोटा है, सुजुकी है, जाहिर है वो तो नहीं पसंद करेंगे अगर जो जापानीज गाड़ियां उस इधर आती क्वालिटी हैं की गाड़ियां आएंगी। तो उनका बिजनेस स्लो डाउन हो गया। तो एज सच गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। तो लेकिन आ रही हैं गाड़ियां उसी वो क्या कहते हैं 5 साल पुराने। 5 साल पुरानी आ रही हैं, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उन्हें वैसे आना चाहिए जैसे आपने गाड़ी मंगवानी है, आप बैंक में पेमेंट डालें और गाड़ी मंगवाएं। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते, वहाँ पे गिफ्ट स्कीम है कोई, वहाँ पे 3 साल में इतने दिन वहाँ पे रहे, तो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिर भी आ रही हैं, काम हो तो रहा है। नदीम भाई, पाकिस्तान में जो अपने गाड़ियों के ब्रांड्स के नाम लिए हैं, गाड़ियां जी तैयार भी हो रही हैं। अब वही टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में भी गाड़ियां तैयार कर रही है, वो जी जापान में भी कर रही है। जी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में क्वालिटी इतनी लो होती है और जापान में जब वो गाड़ी आती है जापान से टोयोटा की, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये कितनी अच्छी गाड़ी है। सबसे बड़ी वजह चेक एंड बैलेंस है। ठीक है। जापान में वो गाड़ी में इनकम कमाने से ज्यादा उन्हें अपनी रिप्यूट का है बहुत अच्छी। कि हमारी गाड़ी है जापानीज। हम्म। तो अगर इसमें कोई मसला है तो वो एज ए कॉम, एज ए वो कंट्री समझते हैं कि वो इस लेवल पे सोच के वो गाड़ी तैयार करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई तैयार करता है उसे चेक किसने करना है? तो इसलिए हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। हम चेक नहीं करते, पैसे ले लेते हैं कि चेक हो गया। नहीं, चेक कैसे ही है ना, हम जितने उसके पार्ट्स हैं चाइना से जो आएंगे या किसी कंट्री से, अब एक चीज फर्ज करें वो आ रही है $100 की, एक $50 की, एक 25 की, तो हम वही पार्ट 25 वाला लेके लगाएंगे ताकि वो इकोनॉमिकल पड़े। और फिर स्टैंडर्ड तो हमारा डाउन हो गया। तो जैपनीज जो है वो अपने स्टैंडर्ड को प्रेफर करते हैं, बाकी चीजें बाद में, वो स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज नहीं करते। जी नदीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1945 में एक दफा जापान बिल्कुल जीरो पे चला गया, जी जब अटैक हुए उधर, कि वो एक मुल्क बिल्कुल जीरो पे से स्टार्ट लेता है। पाकिस्तान 1947 में आजाद होता है, 2 साल के बाद। ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो इकट्ठे आगे पीछे वो जी स्टार्ट उनका हुआ। जी आज जापान जो दुनिया की मजबूत तरीन कौमों में माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से एक मजबूत मुल्क है। जी और जबकि पाकिस्तान आज भी तरक्की पजीर है, पाकिस्तान आज भी दुनिया से पैसे मांग रहा, हाथ जी। फैलाए हुए। आप जापान में रहे या पाकिस्तान में भी रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि आप देखते हैं कि जिसकी वजह से जापान आज जहाँ पे है और पाकिस्तान जहाँ से स्टार्ट लिया उससे भी बदतर हालत में? मेरे ख्याल में अगर मैं इसे थोड़ा सा कंक्लूड करूं तो सिर्फ दो लफ्ज इसके लिए काफी हैं। एक तो तरबियत, क्या? दूसरी कौम। तो 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बिंग हुई, एटॉमिक अटैक। अटैक हुआ, तो एकदम से वो कोलैप्स हो गया और प्लस माइनस 3 साढ़े 3 लाख, शायद 2 ढाई लाख 3 लाख जी जी।
वो कैजुअलिटीज भी हुई बिल्कुल ऐसे ही। और उसके डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए जिसके अभी तक असरात हैं। तो पाकिस्तान उस वक्त जापान की जो आबादी है वो आई थिंक तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब थी अच्छा। जी। और आज जापान की आबादी 12.5 करोड़ के करीब है। तो पाकिस्तान की 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं बांग्लादेश को छोड़ दें, इसकी 3.5 करोड़ सिर्फ आबादी थी और 4 करोड़ बांग्लादेश की थी। टोटल हमारी भी 7.5 करोड़ थी और जापान की भी। तो आप देखेंगे हमने आबादी में तो तरक्की की कि 3.5 करोड़ से हम 25 करोड़ 25 पे करोड़ चले का। गए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान है इसकी तो 3.5 करोड़ ही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम वो 3-3.5 करोड़ से हम 25 करोड़ पे चले गए और जापान 7.5 करोड़ आबादी थी, अभी 12.5 करोड़ है। तो जाहिर है जितनी आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी मैनेजमेंट भी चाहिए, उतने आपको रिसोर्सेज चाहिए, फूड चाहिए, सिस्टम चाहिए, सारा कुछ। बेशक। जब पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया, लेकिन शायद आज़ाद होने से पहले हमने स्ट्रगल तो की, कुर्बानियां बहुत ज्यादा दी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शायद आज़ादी के बाद का जो फ्रेम वर्क था वो शायद बनाया नहीं या किसी ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, तो उसके बाद कोई तरतीब नहीं रही। यानी सबसे ज्यादा ये है कि जब जब जापानीज वो 1945 के बाद कोलैप्स हुए तो उन्होंने एक सिस्टम फिर तय किया जिसमें सबसे ज्यादा उनका एजुकेशन सिस्टम था। उसमें उन्होंने ये किया कि अपनी कौम बनाने के लिए स्कूल्स में 3 साल से लेकर 7 साल तक अपने बच्चों की तरबियत की। तो वो इस तरीके से की कि उन्हें मैनर्स सिखाए, उन्हें वे ऑफ लाइफ सिखाया, उन्हें मॉरल वैल्यूज, इथिक्स, राइट रॉन्ग का तसव्वुर, अपना काम कैसे करते हैं, बेशक। और ये चीजें इस तरीके से सिखाई। और उसमें वो कोई डिवीजन नहीं थी कि ये प्राइवेट स्कूल है, ये पुअर जो मिडिल क्लास है, अपर बिल्कुल। क्लास है। चाहे क्लासेस हर सोसाइटी में होती है, जापान में भी अपर क्लास है, मिडिल भी है, लोअर क्लास भी है। लेकिन जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें जो बेसिक उनकी जो ये इथिक्स और ये मॉरल वैल्यूज है, उनका जो स्टैंडर्ड है टीचिंग है वो 3 से 7 8 साल तक जो है ना वो 100% सेम है। क्या तो बात। चाहे कितने भी गरीब एरिया का बच्चा हो, चाहे कितने भी एलीट क्लास का हो, उसका माइंड सेट एक है। चाहे दिमागी तौर पे कोई नॉर्मल भी है, लेकिन आप उससे मुल्क के बारे में बात करेंगे ना कि जापान ऐसा है, तो वो सीख पा हो जाएगा, सुरख हो जाएगा, पर उसका रवैया अपने कंट्री के बारे में वो बात नहीं सुन सकता। इतने लायल हैं, शायद वो अपनी जात से इतने वफादार नहीं है, क्या बात। अपनी जान से, अपनी फैमिली से जितने ज्यादा वो मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं। क्या बात। हमारे यहाँ हमारे माशाल्लाह से लाडले बच्चे हैं, वो FA में FSC में हो जाएंगे, और माँ जो है ना वो लुक में खिला रही होगी वो तो ये है कि हमारी माँ एक शायद हमें ज्यादा प्यार करती ये है। प्यार वो भी करती है, ये भी करती है, ये गलत नहीं है। लेकिन ये चीज ये है कि एक आपने जब एक कौम बनाते हैं ना, तो वो कौन तभी बनती है जब उनकी ट्रेनिंग एक हो। क्या बात। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग की है 3 साल से लेके 7 साल तक, वो ट्रेनिंग सबकी एक है, लिहाजा सोच एक है। क्या वहां पे जो किसी का फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें जमीन समान का फर्क हो सकता है। कोई बड़ी छोटी जॉब कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन माइंड सेट वो पूरी सोसाइटी का है। मॉरल वैल्यूज एक ही हैं। इसीलिए मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया था कि तरबियत और कौम, क्या बात है। तरबियत से कौम बनी, जब कौम बन जाती है फिर वो सोच एक हो जाती है, चीजें आसान हो जाती है। बहुत अच्छी हो। हमारे यहाँ ये है कि हमें वो सिखाया ही नहीं गया ना हमारी तरबियत हुई ना हम जी। कौम बन सके। क्योंकि मौजू तो बड़ा लंबा हो जाता है, इन शॉर्ट मैं एक लाइन में बताता हूँ। हमारी सबसे पहली चीज जो जब कंट्री बना है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, हमारी सबसे ज्यादा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, शुरू से लेके आज के दिन तक वो है। उसके अलावा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। किसी का स्कूल कुछ सिखा रहा है, किसी का कुछ सिखा रहा है, वो बेसिक जो एजुकेशन है वो नहीं है। और जो चीजें आप बच्चे को 3 साल से 7 साल की एज में सिखाएंगे
वो उसे याद नहीं करनी पड़ती, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। बेशक है। वो तो हमारी पर्सनैलिटीज ही डिफरेंट है। एक घर में 5 बंदे हैं, पांचों डिफरेंट है। फिर हमारे यहाँ रिलीजियस लेवल पे फिर वो फिर काफी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसलिए अगर जब भी हमने ग्रो करना है, मैं माजरत के साथ मैं कुछ स्कॉलर या थिंक टैंक कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन चले बंदा दूसरों को देख के जो एक्सपोजर आपने जो बंदे चीजें का होता है सीखी ना, आप अपने जो लोगों की देखता बेहतरी है के लिए। विश तो कर सकते हैं। तो ये है कि हमें मेहनत करनी है अपने छोटे बच्चों पे, उनकी तरबियत करनी है और एक प्लेटफॉर्म पे उन्हें लाना है ताकि पूरी सोसाइटी की सोच एक हो। बेशक। तो ये चीज जो है ना, इसने वो फिर जब वो एक कौम बन गए, उनकी एक डायरेक्शन बन गई, तो उन्होंने फिर इन चीजों में तरक्की की, टेक्नोलॉजी में तरक्की की। उसके अलावा जब डायरेक्शन पॉजिटिव हो, रिजल्ट भी पॉजिटिव निकलते हैं। तो हमारा ये है कि हम डायरेक्शन लेस है। तो ये है कि बाय हुक एंड क्रुक कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, यानी पैसा कोई कमाने के पॉलिटिशियन बन जाता है। पैसे कमाने के तो मेन ये है कि डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक बात है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर हुआ है ओवरसीज रहने का। 95 में मैं कनाडा रहा हूँ, फिर 1 साल फिर अमेरिका रहा हूँ, जी जी उसके बाद साउथ अफ्रीका जी जी आपने मैं रहा हूँ, वहाँ पे 4-5 साल वहाँ से कैरियर स्टार्ट किया। तो उसके अलावा भी मैं यूरोप गया हूँ, यूके गया हूँ। जी, मुख्तलिफ थोड़ा सा मुझे मौका मिला है सोसाइटीज को देखने का। तो उसमें यह है कि सोसाइटीज जब भी बनती हैं तो एक सिस्टम, पहले एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद सोसाइटी बनती है। आपने जैसे जिक्र किया माशाल्लाह आपने सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े कंट्रीज घूमे हैं, जी। यूरोप भी आपने, यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान, साउथ अफ्रीका। तो नदीम भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इतने मुल्कों को फेरा, तो सबसे बेहतर सिस्टम, सबसे बेहतर मुल्क और सबसे बेहतर कौम, क्या किसको आप समझते हैं कि आप कि वो सबसे बेस्ट है जो आपने देखा? जापान जापान ही सबसे ऊपर आएगा या कोई और मुल्क भी जिसका सिस्टम आपको अच्छा लगा? असल में सिस्टम, आपका जो सवाल है ना, वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा है। एज ए कॉम मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम सबसे बेस्ट है। वो इस लिहाज से, आप साउथ अफ्रीका का देख लें, इतना डेंजरस कंट्री है। वहां पे हमारे लोग कुछ जाते हैं जिनके पास टिकट के अलावा कुछ भी नहीं होता, फिर वहां पे वो स्टॉल लगाते हैं, छोटी शॉप्स डालते हैं, और वो उससे बड़ी शॉप्स डालते हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, और वो तलवारों के साए में डेंजरस कंट्री है। बहुत मुश्किल है। तो कौम तो ये है ना कि जो किसी जगह जाके, यहाँ हमारी कौम ये है कि वो जापान में जाती है, अनपढ़ कुछ हमारे भाई बिजनेसमैन है, तो बड़े ग्रेट लोग हैं, लेकिन एजुकेशन वाइज वो इतने नहीं है पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने 10-10 जैपनीज मुलाजिम रखे हुए हैं। तो कुछ तो है, पोटेंशियल तो हमारी कौम में है। अगर वो जापान में जाके जैपनीज को मुलाजिम रखे, साउथ अफ्रीका जाके उन जगहों पे काम करें जहाँ पे काले काम नहीं कर सकते, अमेरिका में जाए तो टॉप पे जाए, तो सिर्फ वही है कि जरा नम हो ये मट्टी। हाँ जी। तो ये है कि हमारी वो तरबियत नहीं है। तो एज ए कौम तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली वो तो हमारी एक वो मोहब्बत वाले एलिमेंट से आप कह रहे हैं नदीम साहब, ये अब मोहब्बत तो वाकई हमें भी पोटेंशियल के लिहाज से तो मैं पाकिस्तान को मानता हूँ, लेकिन अगर आप वो सिविलाइज का कहें या पॉलिश कहें या एज ए कौम, तो वो मैं अभी तक जितना मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर है, उसमें जापानीज दे आर बेटर। क्योंकि मैंने कनाडा में और अमेरिका में देखा है, वो उनमें बड़ा प्राइड है और वो प्रेजुडिस है उनमें, जो है ना काफी ज्यादा वो मतलब हेटर करते हैं कलर की वजह से। साउथ एशियन को वो फगन काकरोच कहेंगे। अच्छा। तो आपको बंदा सेटल हो उधर, उनके स्टैंडर्ड पे आ जाए, वो तो अलग बात है ना। आम बंदे को वो थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं कॉम्प्लेक्स कलर की वजह से, ओवरऑल एशियन। यानी जापानीज में ये तासुब वाली जो एलिमेंट ये आपने देखते हैं नहीं, किसी जापानीज जो है ना, दूसरी कौम को इनमें उनमें ये क्वालिटी है कि उनका हमेशा दिल करता है किसी तरीके से उनकी वजह से कोई एक तो परेशान ना हो कोई बंदा। अच्छा। दूसरा, जितनी हेल्प वो कर सकते हैं ये वो रहते हुए लीगल सिस्टम में,
तो वो इंतहाई हेल्पफुल है, यानी हेल्पिंग हैंड्स है वो। बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड है। कोई इमिग्रेशन ऑफिस चला गया बंदा, उसका काम है कोई वीजा वगैरह, वो उसने पेपर दिए हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, तो वो नहीं हुआ काम, तो उन्होंने पेपर दिखाए हैं कि ये नहीं हो रहा, तो वो परेशान हो गया, तो उसे देख के वो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा तुम फलां ऑफिस जाओ, यानी ये दिल के नरम पेपर है। इकट्ठे करो और इस तरीके से करो, तुम्हारा हो जाएगा, होगा तुम्हारा प्रॉपर तरीके से। लेकिन वो चेहरा पढ़ के अगर किसी को परेशान देखते हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं। क्या बात। और एक दो दफा मैं स्टार्ट में गया, कुछ जगह भूल गया, तो जैपनीज खुद मुझे वहां तक 10-20 किलोमीटर गाड़ी के आगे आगे ले जाके छोड़ के आए। क्या बात। तो वो एज ए इंसान तो सिर्फ यानी अल्लाह सिविलाइज्ड ताला, कौम जो हम कहेंगे वो हाँ जी, जापानीज को आप सबसे सिर्फ ऊपर अगर रखेंगे। दीनी मामले में देखें, अगर वो कलमा पढ़ ले जैसे कहते हैं, वो तो हमेशा हर तो उनमें कंट्री के बारे में हम लोग ये कहते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दूसरों को परेशान नहीं दे सकते, ये उनकी, यानी कि ईमान की कमी है, बाकी वो जी जी। जो एथिकली मॉरली वो बिल्कुल ठीक है, जो अगर आप अच्छे। जा रहे हैं, किसी ने ठोकर लग गई है जापानीज से, आपकी वजह से ठोकर लगी है, माजरत वो करेगा, वो कहेगा सीमा से है ये वो, तो वो कर लेगा। बहुत अच्छा। तो इसलिए ये दे आर डिफरेंट पीपल, बहुत अच्छी बात। नेचुरल पीपल। क्या बात है। तो उनकी तरक्की की वजह भी फिर ये है, जब हमारे मुआशरे में हर बंदा चीट करने की तरफ हो, हर बंदा शॉर्टकट में हो, तो फिर मुल्क ना मुल्क तरक्की करता है ना मुआशरा तरक्की करता है। जाहिर है जेलसी एलिमेंट भी हैं, उसके अलावा लेग पुलिंग, हम एक दूसरे को खींच जी रहे जी, होते हैं, कोई उसके आगे ना निकल जाए। जी जी, तो नहीं वो उधर बात ऐसी चीजें नहीं ये है। तरबियत में नहीं है ना, उधर ये है ही नहीं कि इसका मेरे साथ मुकाबला है। हमारे यहाँ तो ये है अच्छा, कि कंपटीशन वाला एलिमेंट नहीं है उधर। नहीं, वो कंपटीशन अपने लेवल पे वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भी है। उनमें जैसी नहीं है कि ये तरक्की कर रहा है, वो दूसरे को देखते ही नहीं है। क्या बात। और दूसरी जो मेन चीज है पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानी वहां पे काफी जो है ना, वो पसंदीदा कौम की, उनकी नजर में लकीली ये पसंदीदा कौम बहुत है। मजे की चीज आपने कह जी दी कि जी, क्योंकि पाकिस्तानी जब वहां पे वो अर्थक्वेक आते हैं, तो जलजले वगैरह और चीजें, तो ये बड़ी पाकिस्तानी आगे निकल के हेल्प करते हैं। और उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तानी 90% बिजनेस में है, तो इसलिए भी रिगार्ड होता है कि ये काम करने वाले हैं, तो पाकिस्तान की काफी जी नदीम रिस्पेक्ट है। सर, ये तो आपने बहुत मजे की चीज कह दी, क्योंकि हमने जी जिस भी मुल्क में देखा है जी, उस मुल्क में पाकिस्तानियों के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन। नहीं मैंने अमेरिका में देखा है, तो वो बहुत ओवरऑल जो है ना, उनका इमेज अच्छा नहीं है। हर मुल्क में अब देख रहे हैं, वो तो अंदाजा करें दुबई जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया का टूरिस्ट कंट्री है, जी जी, उधर पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिल रहा, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तानी उधर जाके भीख मांगना शुरू कर। अब अगर वहां पे, और अगर ये जापान में आप कह रहे हैं कि जापान वहां पे में हमारे 1% लोग अगर कोई काम इलीगल करते हैं, करते हैं उधर कुछ लोग, अच्छा। लेकिन वो बड़ा माइनर है, और उनकी इकोनॉमी में, उनके सिस्टम में पॉजिटिव काम जो है वो 90% से ऊपर करते हैं हमारे लोग, लिहाजा उनकी नजर में पाकिस्तान के लोग मेहनती भी हैं और ईमानदार भी हैं, जबरदस्त। और वो अच्छा है, मतलब बाकी वर्ल्ड के लिहाज से वो बहुत अच्छी पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी अप्रिशिएट बात। करते हैं। जी नदीम भाई, आपने बताया कि माशाल्लाह वहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा समझा जाता है। जी जी जो मेरे लिए आज की गुफ्तगू का जो अगर हासिल कोई चीज है वो ये कि कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तानी उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी आप लोग हैं, उधर आपकी यूनिटी का क्या एलिमेंट है? कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, कोई ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इकट्ठे पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं, कोई ऐसी चीज? जी, वहाँ पे एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन है, गाड़ियों की भी एसोसिएशन है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज की छोटी मोटी एसोसिएशन है, अच्छा। तो वो काम करते हैं कुछ मिलके। लेकिन क्योंकि वहाँ फैले हुए हैं, आबादी कम है, टोटल 20,000 के राउंड अबाउट पूरे जापान में पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो पूरे कंट्री में जो है ना फैले हुए हैं, इसलिए एज सच उधर जरूरत भी इतनी हेल्प की नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही बड़े हेल्पफुल है जापानीज। ठीक है। तो लेकिन जो हमारी मसाइल हैं ज्यादा, वो ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है एक, बच्चों के लिए अगर एज ए फैमिली को रह रहे हैं, अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, तो एज सच इंग्लिश स्कूल और दीनी मदारस कुछ मसाजिद में हो रहा है थोड़ा सा एजुकेशन का, तो उसकी बहुत कमी है। लिहाजा जो फैमिलीज हैं उनके लिए वो बड़ा एक आजमाइश है। तो अगर फ्यूचर में उधर स्कूलिंग हो जाए
पाकिस्तानी जो है तो उनके लिए तो वो एक अच्छा है। एजुकेशन दूसरा सिस्टम जो नदीम साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश में भी है नहीं, या वो टोटल अपनी टोटल जापानीज? जापानीज में है, बहुत अच्छा। 1% इंग्लिश में है, बड़ा एक्सपेंसिव है। हम्म, तो जापानीज जब बच्चा उधर से सीखता है तो जाहिर है फ्यूचर में अगर वो यूके जाता है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वो फिर जीरो हो जाएगा। हम्म। तो ये एक ड्रॉबैक है उधर। तो पाकिस्तान। इसीलिए फैमिलीज ज्यादा लोग उधर जाते हैं हम्म। और अर्निंग के बाद वो फिर दोबारा यूरोप और कनाडा, अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। यानी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं फैमिलीज को तो सेटल करना, या अकेले वो जाके फैमिलीज को नहीं वो प्रेफर? पहले तो बिल्कुल फैमिलीज नहीं जा रही थी, अभी फैमिली सेटल हो रही हैं, हम्म। लेकिन उन्हें भी मसाइल आ रहे हैं। ये अगर स्कूलिंग नहीं होती लैंग्वेज बैरियर जो तो है। जाहिर है लैंग्वेज बैरियर, तो जापानीज तो बिल्कुल ही हट के लैंग्वेज है। हम्म। तो वो फ्यूचर में वर्ल्ड वाइड वो बच्चे तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। कि हमने पॉजिटिव चीजें तो माशाल्लाह काफी बता दी जी जापानीज की, कि उनकी किस लेवल पे मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स को किस तरीके से लेके चलते हैं, जी। और किस तरीके से उन्होंने तरक्की करके आज दुनिया की मजबूत तरीन कौमों में से एक कौम बनी। तो नेगेटिव फैक्टर्स कौन से हैं कि जो आप देखते हैं कि ये नेगेटिव फैक्टर्स अगर इनमें ना हो तो क्या बात है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये है कि नेगेटिव फैक्टर भी उनका पॉजिटिव से निकला है। जो वो 3 साल से 7 साल तक तरबियत करते हैं, वो इतना सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, इतना उन्हें सेंसिटिव कर देते हैं, वो फिर प्रेशर नहीं ले सकते। अच्छा। वो जापान में सालाना अगर आप नेट पे भी रिसर्च करें 20 से 25 हजार सुइसाइड होती है हर साल। अच्छा। 20-22 हजार बंदा सुइसाइड करता है, इतना हमारे मुल्क में मर्डर नहीं होता। हम्म। तो ये है कि वो भी सेल्फ मर्डर है, सुइसाइड। हम्म। तो वो पैनिक हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि वो अगर किसी ने लोन ले लिया है, वो रीपे नहीं कर रहा, तो वो इतना गिल्टी होगा कि वो प्रेफर करेगा कि मैं फेस नहीं कर सकता, मैं सुइसाइड कर लूं। अच्छा। इस तरह वो प्रेशर नहीं ले सकते, हाईली सेंसिटिव हो गए हैं। लिहाजा जहाँ पे उनकी एजुकेशन ने उन्हें वेल मैनर्ड और दुनिया की टॉप नेशन बनाया है, वहां पे उसका एक नेगेटिव फैक्टर ये भी आया है कि वो प्रेशर नहीं ले सकते, ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए। वो अच्छाई इतनी हो गई कि वो बुरा बंदा तस्वुर ही नहीं कर सकते। हाँ, वो फिर वो प्रेशर नहीं ले सकते और सुइसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज है। बहुत अच्छा। तो उसमें जो मैंने सुना है, वो मुल्की लेवल पे भी कोई नहीं है कि आप क्यों करते हैं। कुछ उनके हल्के ही से प्रेफर भी करते हैं कि ठीक है, उसका हक है कि हमारे यहाँ अगर किसी ने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, वो कहेगा तो कर्जा जो वो कर रहा जिसने लेने हैं, वो है मैं जिससे लेने हैं वो उसे मार देगा, हम्म। कि वो डरता है। और वहां पे अगर किसी ने किसी के देने हैं, वो फेस नहीं कर सकता, वो खुदकशी कर लेता है। यानी अपनी कमिटमेंट वो अगर पूरी नहीं कर हमारे यहाँ पाता। लेने वाला जो है पैसे वापस लेने वाला डरता है। ऐसे ही है। मैं वो एक वीडियो भी बनाई अपनी कि पाकिस्तान में शायद वो वाहिद मुआशरा होगा कि जहां पे आपने अगर उधार अपने पैसे वापस लेने हैं, तो आपको अगले बंदे को यकीन दिलाना पड़ेगा कि यार मेरे पास मेरे हालात खराब है, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। और फिर भी शायद अगले बंदे को तरस नहीं आएगा, वो कहेगा ले ले भाई। तो लेकिन लेकिन ये उनका जो है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर के वो हाईली सेंसिटिव है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो सुइसाइड करते हैं, और ये एक नेगेटिव चीज है। इसके अलावा आपने कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि जो? इसके अलावा एक चीज और ऐड कर लें, वो ये है कि वो लोनली बड़े हो गए हैं। यानी उनका जो फैमिली सिस्टम है बहुत कम है, सोशल सिस्टम कम है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी ना वो डिप्रेशन में है पूरी सोसाइटी। अच्छा। हमारे यहाँ जो परेशान बंदा है वो उनसे ज्यादा हंसता है, उनसे ज्यादा खुश है। वो सब कुछ होते हुए हमसे ज्यादा परेशान है। तो ये है कि वो लोनली हो गए हैं, सोशल। यानी एक जो चीज आपकी जवाब से मुझे मिले कि कुछ अच्छाइयां भी आपको नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाती हैं। हाँ, हद से ज्यादा अच्छा होना भी का बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और हद दूसरा से इंसान सोशल एनिमल है। जब वो अलहदा होगा ना, तो वो परेशान हो जाएगा, तन्हाई वो पसंद। थोड़े से तन्हाई पसंद हो गए। अच्छा। हम मिलके बैठने वाले हैं, हम्म। हमारा सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है, हम्म। इसलिए मसाइल तो हमारे हैं, फिर भी चलिए अपना बहुत अच्छी बात। स्ट्रांग है। जी नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि जापान जाने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, वीजा की रेशो कैसी है? डिफरेंट कैटेगरीज हैं वीजे की। मिसाल के तौर पे अगर आप विजिट पे जाना चाहते हैं, तो आपका पर्पस विजिट है, तो फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एम्बेसी के पेजेस पे उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे आप अप्लाई करें।
तो अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो जितनी ड्यूरेशन का आपका विजिट है वो करके आप वापस आ जाए। ठीक है। क्योंकि दूसरे मुल्कों, चंद मुल्कों की तरह, अगर ममालिक की तरह अगर इधर कोई बंदा स्लिप होता है तो वो अल्टीमेटली वापस ही आता है। उसका कोई इलीगल ऐसा वहां पे सिस्टम नहीं है, कोई असाइलम ले ले या कुछ लेके सेटल हो जाए। पेपर का मुश्किल है स्ट्रिक्ट है, तो उसका पर्पज है विजिट, अगर विजिट है तो वो विजिट करके आ सकता है। अब सेकंड ये है कि अगर पर्पज ऑफ विजिट उसका जापान का ये है कि वो वहां पे सेटल होना चाहता है, उसके लिए फिर वर्किंग वीजे हैं, वर्कर वीजे हैं, बिजनेस वीजे हैं। तो वर्कर वीजा जो है वो अगर कोई कंपनी वहां पे वो उसे इनवाइट करती है, उसे जरूरत है, और उस कंपनी का भी स्टेटस ये है, इतना वो टैक्स पे करती है, या उसका पहले वीजा नहीं है, तो वो वीजा अफोर्ड कर सकती है, तो वो फिर अपना उधर से वीजा भेजे, तो उस पे फिर चांसेस होते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत दफा वो नहीं देते, लेकिन दे भी देते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकलता है, वो अगर निकले तो इधर से वीजा लग जाता है। वो प्रॉपर तरीका है। उसके अलावा फिर बिजनेस इन्वेस्टर कैटेगरीज आ जाती है, उसका फिर अपना एक प्रोसीजर है। तो मेरे ख्याल में इसका बेस्ट सोर्स ये है, इस दौर में अगर कोई जापान जाना चाहता है तो वो नेट हमारे पास मौजूद है, वहां पे जापानीज लॉयर होते हैं, अटॉर्नीज होते हैं, ठीक है, उनके नंबर भी हैं, उनके वो ईमेल्स भी हैं, ठीक है, उनके कम्युनिकेशन करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर करे, वो आपको असिस्ट करे। हाँ, और स्ट्रांगली मैं ये मतलब इस चीज से मतलब करता हूँ, इसे कंडेम करता हूँ कि कोई भी एजेंट या कोई भी बंदा जो कहे कि मैं ये लेके उधर सेटल कर दूंगा, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। वो बहुत बड़ी परेशानी है। उससे कई दर्जे ज्यादा आसान ये है कि आप बजाय किसी थर्ड मैन को रखें, आप एक सिंपल कंप्यूटर है आपके पास, मोबाइल है, वहां से आपके वकील से राब्ता करके कम्युनिकेट करके लीगल प्रोसीजर बताएं, जो भी करें, आपकी एजुकेशन है, आपका बिजनेस है, तो मेरे ख्याल में इवन मेरे से भी ज्यादा वो जो लॉयर है वो प्रॉपर तरीके से आपको बहुत करेगा। और मेरे ख्याल में जब उस तरीके से आप वीजा हासिल करेंगे, आपको कम से कम परेशानी नहीं होगी। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम गपशप में अपने जापान के मुतालिक मेरी नॉलेज में इजाफा किया, हमारे देखने वालों के नॉलेज में इजाफा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ जापान के बारे में बात कर सकूं। और मैंने जितनी भी बात की है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, नहीं बहुत ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सी ऐसी चीजें मुझे इसमें कुछ क्रैक्स एंड फ्लॉज हो सकते हैं, वो खामियां, तो बहरहाल मैंने जो फील किया है मैंने अपनी तरफ से वो आपको बहुत बताया अच्छी चीज है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मेरे नॉलेज में बहुत सी चीजों का इजाफा जजाकर बहुत मेहरबानी है। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम, किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने होस्ट इमरान ताहिर को। अल्लाह हाफिज।